हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th का केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर देने जा रहे हैं, जिसमें से खंड खा से हल करेंगे। खंड खा आपको पहले ही मिल चुका है, फिजिक्स का है, और खंड खा होता है केमिस्ट्री का। ये दूसरा सेट है 2020 का, पहले हमने बना दिया है, देख लीजिएगा उसमें जिसने हल ना किया हो। दूसरा खंड हल करने जा रहे हैं। जो बच्चे नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों को ये वीडियो उपलब्ध हो सके, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और आपको सारे सेट हल करने हैं। और आप सारे सेट हल कर लेंगे, 100% गारंटी लेते हैं कि आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन होते हैं पहले 3 बहुविकल्पी होते हैं, तो इनमें से जो तत्व दिए हुए हैं तनु अम्लों के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस देता है। जस्ता जो होता है जिंक जो क्रिया करता है वो क्या करता है, जिससे भी अम्लों से क्रिया करेगा तो उसमें क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है। द्वितीय समूह ग्रुप होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें निम्नलिखित में से पूछ रहा है द्वितीय समूह का आपका होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, ये द्वितीय समूह का तत्व है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, संतृप्त और असंतृप्त होते हैं। संतृप्त और असंतृप्त होते हैं। देखेंगे संतृप्त में क्या कह रहा है, नहीं होता है एकल आबंध, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एकल बंध होते हैं। चतुष्फलकीय संरचना, सी सिंगल बॉन्ड सी, आबंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का, और चौथा ऑप्शन है सी डबल बॉन्ड सी। तो इसमें क्या रहा है, क्या नहीं होता, एकल आबंध भी होता है, चतुष्फलकीय संरचना होती है, और सी सिंगल बॉन्ड सी हमने बताया कि इसमें सिंगल बॉन्ड ही होता है, एल्केन श्रेणी होता है। असंतृप्त में होता है ये सी डबल बॉन्ड सी। तो इसमें क्या कह रहा है, नहीं होता है। इसका मतलब कि सी डबल बॉन्ड सी जो दिया हुआ है ये राइट आंसर है। ये आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, ये होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, जस्ट 1 मिनट। अगला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो दो उपयोग लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो दो उपयोग लिखिए, धावन सोडा के और विरंजक छोड़ के। धावन सोडा के उपयोग क्या है, देखेंगे कठोर जल को मृदु करने में उपयोग में आता है, और प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में, कांच कागज तथा साबुन उद्योग में। कठोर जल को मृदु करने में भी विकर्मक के रूप में, और कांच कागज साबुन के उद्योग में भी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। दूसरा है विरंजक चूर्ण के उपयोग, पीने के जल के रोगाणु रहित करने में, यानी कुएं जल में पहले कुएं से लोग भरते थे पानी, तो वहाँ पे ये विरंजक चूर्ण डाल दिया जाता था, जिसमें उसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते थे तो उसके जीव मर जाते थे सही, और पानी शुद्ध हो जाता था। दूसरा है रासायनिक उद्योग में अपचायक के रूप में, चीनी को सफ़ेद करने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को उदाहरणों द्वारा समझाइए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और असंतृप्त क्या होते हैं, इनके एक एग्जाम्पल भी बताने हैं। देखेंगे, जिन यौगिकों में कार्बन परमाणु आपस में केवल एक आबंध से जुड़े हुए होते हैं। जिन यौगिकों में कार्बन परमाणु आपस में केवल एक आबंध से, अभी हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था उसमें भी बताया है संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त क्या होता है। जो यौगिक कार्बन परमाणु आपस में केवल एक आबंध या बंध से जुड़े होते हैं वो संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। मेथेन और एथेन, ये सब जो इनकी जो संरचना है ये आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो वैलेंसी पूरी हो रही सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ी हुई है, ये क्या कहलाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। जिन यौगिकों में कार्बन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं वह यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, और इनका समान सूत्र CnH2n। और जो डबल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं वो आपका होता है असंतृप्त। देखेंगे इधर परिभाषा असंतृप्त की क्या होगी, जिन यौगिकों में कार्बन परमाणु द्वि अथवा त्रि आबंध से जुड़े होते हैं असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन आते हैं, और संतृप्त के अंतर्गत एल्केन आते हैं, एल्केन। तो जिन यौगिकों में कार्बन परमाणु द्वि अथवा त्रि यानी डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। जैसे एथिलीन, एसिटिलीन क्या होता है, एथिलीन और
एसिटिलीन। जस्ट 1 मिनट देखेंगे। ये है आपका एथिलीन का सूत्र होता है सी डबल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा हुआ है बीच में दोनों के, और इधर एसिटिलीन में सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो एसिटिलीन है। ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्कोहल एवं अम्ल के माध्यम, अल्कोहल एवं अम्ल के माध्यम की अभिक्रिया क्या कहलाती है? समीकरण भी दीजिए। अल्कोहल और अम्ल की मध्य की अभिक्रिया क्या कहलाती है? समीकरण भी देना है। एस्टर एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से बनते हैं, एस्टर एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से बनते हैं एथेनोइक अम्ल। जब किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में शुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करता है तब एस्टर बनता है। यह क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहलाती है? समीकरण देखना। एस्टर अल्कोहल और अल्कोहल की अभिक्रिया से बनते हैं एथेनोइक अम्ल। जब हम किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, एथेनोइक अम्ल को जब हम किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में शुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करते हैं तब एस्टर बनता है। क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे? एस्टरीकरण। अभिक्रिया देखेंगे, CH3COOH प्लस C2H5OH, यानी ये एस्टिक अम्ल एथिल अल्कोहल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? एस्टर। CH3COOH C2H5, इसको एथिल एसीटेट भी बोल सकते हैं, वही एस्टर होता है, प्लस जल। केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एथिल अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है, देखना। एथिल अल्कोहल जब सोडियम से क्रिया करता है तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है 2C2H5OH प्लस 2Na। देखेंगे यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो 2C2H5, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गए ना, प्लस हाइड्रोजन 2 बचते हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दी जाती है। दूसरा है मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। किससे? क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। CH4 जब क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो मेथिल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है CH3Cl प्लस HCl। अगला है एस्टिक अम्लों के दो रासायनिक गुणधर्मों को रासायनिक समीकरण दीजिए। अभी आपने पिछले वाले सेट में, पहले सेट में भी यही आपका क्वेश्चन पूछे हुए था। एस्टिक अम्ल के रासायनिक गुण। एस्टिक अम्ल रासायनिक गुण है, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। पहला क्वेश्चन क्या, वो पहला नंबर है, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम एथेनोएट लवण बनता है। क्या बनता है? सोडियम एथेनोएट लवण। 2CH3 डबल एस्टिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो 2CH3 डबल ओ यानी प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल निकलेगा। दूसरा है सोडियम से क्रिया, CH3 डबल जब सोडियम से क्रिया करके सोडियम इथेनोएट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आप देखेंगे इसमें यही अभिक्रिया है। एस्टिक अम्ल जब सोडियम से क्रिया करेगा तो सोडियम इथेनोएट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके पीछे भी पूछा हुआ था, पहले वाले सेट में भी हमने 4 बताए हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। बस जस्ट इसमें आधुनिक आवर्त नियम और मेंडलीव का आवर्त नियम में थोड़ा अंतर है। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, आधुनिक आवर्त होता है। मेंडलीव का नियम होता है जो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, बस इतना अंतर है। तो जो परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं वो आधुनिक आवर्त नियम होता है। अगला है भर्जन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण से ही समझाइए। भर्जन, सांद्र अयस्क को वायु की उपस्थिति में, भर्जन क्या है? सांद्र अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। वायु की उपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है? भर्जन। वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। इस क्रिया में सल्फाइड अयस्क को आंशिक रूप से पूर्ण रूप से ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, जैसे S+O2, SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जिंक सल्फाइड से जब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें खाने के सोडे के निर्माण की विधि लिखिए। खाने की सोडा यानी बेकिंग सोडा इसे बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। इसकी विधि है, सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, तब जाके ये बनता है क्या आपका? बेकिंग पाउडर या सोडियम बाइकार्बोनेट इसे बोलते हैं। NO2CO3, तो NH2 हैं तो यहाँ पे CO3, अगर इसका एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया जाए तो 3 हो जाएंगे इसमें भी, तो CO3 कितने हैं? 2, इसीलिए हाइड्रोजन भी 2 हैं, इसलिए आगे 2 लगा करके यह अभिक्रिया संपन्न होती है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है, पीएच मूल्य से आप क्या समझते हैं। पीएच मूल्य बराबर 8 वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी, मतलब कि 8 जिसका पीएच है वो क्षारीय होगा या अम्लीय होगा। ये क्वेश्चन अभी पहले सेट में भी आया था, हमने बताया है। और जो बच्चे नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को उपलब्ध कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, नहीं आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। जो भी इसमें कुछ समझ में नहीं आता है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको अगली वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, पीएच मूल्य, इसी को पीएच मान भी बोलते हैं, क्या होता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के विलयन का पीएच मान कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित क्या किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर मोल प्रति लीटर में सांद्रण की ऋणात्मक लघुगणक को विलयन का पीएच मान कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। और पीएच मूल्य 8 विलयन का प्रकृति क्या होती है, क्षारीय, क्योंकि 7 से अधिक वाले क्षारीय होते हैं और 7 से कम वाले अम्लीय। यह भी हम आपको पहले वाले सेट में भी बताए हैं। अथवा में दिए होता है निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ। पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या मूलक किसी अन्य परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या मूलक किसी अन्य परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित यानी विस्थापित कर दिया जाता है। जैसे कि इसका उदाहरण देखेंगे, 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर एथिलीन क्लोरीन से अभिक्रिया करके वाइनिल क्लोराइड बनाती हैं। इस अभिक्रिया में एथिलीन को H2 परमाणु क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। C2H4 एथिलीन क्या करता है, क्लोरीन से क्रिया करता है 500 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनता है, वाइनिल क्लोराइड C2H3Cl+ और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अलग कर देता है। अगला है निस्तापन। दूसरा नंबर इसमें क्या पूछा गया है, निस्तापन। जस्ट 1 मिनट। निस्तापन, सांद्रित अयस्क को वायु के भर्जन और निस्तापन में जस्ट थोड़ा अंतर होता है। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में भर्जन कहलाता है, वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना निस्तापन कहलाता है। और निस्तापन की क्रिया में अयस्क सरंध्र हो जाते हैं, जैसे कि जिंक कैलामाइन का निस्तापन करने से जिंक ऑक्साइड बनता है। ZnCO3 जिंक कैलामाइन को गर्म करेंगे तो ZnO+CO2 में बनेगा। अगला है इसमें साबुन तथा मार्जक का निर्मलन, यानी साबुन तथा मार्जक की क्रिया क्या होती है, कैसे करेंगे, उसी को निर्मलन बोलते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्ल, हमने अभी साबुन के मिश्रण बनने की संरचना में भी बताया है कि इसमें जो साबुन होता है आपका, इसमें पाए जाते हैं दोनों क्षार का, सोडियम भी पाया जाता है, पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। साबुन मृदु जल के साथ अधिक तथा कठोर जल के साथ कम झाग देते, जो मृदु जल होता है उसके साथ अधिक और कठोर जल के साथ कम झाग देते हैं। साबुन वसाओं को NaOH अथवा KOH के साथ गर्म करने पर यानी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ गर्म करते हैं तो साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण। जो साबुन बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, साबुनीकरण। ये आपका साबुन का सूत्र रहा, देखेंगे CH2OCO। यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं CH2COO। का मतलब होता है यहाँ पे आप एथिल मेथिल कुछ भी लिख सकते हैं, ये C2H5 लिख सकते हैं या CH3 लिख सकते हैं। यह आपका R होता है एल्किल समूह, एल्किल मतलब एथिल मेथिल प्रोपिल कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर लेंगे CHCOOR CH2OCOR लिखा है, इसको COO भी प्रकार लिख सकते हैं, वसा है। और NaOH से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH। और लास्ट में ये जो तीनों चीज़ें निकलती हैं 3R COONA, 3R की जगह एथिल मेथिल हमने आपको बताया, कुछ लिख सकते हैं। चलिए आज का सेट यही पूरा होता है, आपका दूसरा सेट भी कंप्लीट हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे उपलब्ध कर सकें इस वीडियो को। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और जो बच्चे नए हों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक करें। जो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें जो आपको समझ में नहीं हो आया हो, अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। चलिए धन्यवाद।